नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और साथियों हम सब लोग मिलकर के पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास को। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम भारतीय इतिहास को बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं, महीन तरीके से कर रहे हैं। तो उसी क्रम में साथियों हम लोग और आगे बढ़ाते हैं अपने भारतीय इतिहास को। हमने मौर्योत्तर काल के बारे में विस्तार से चर्चा की, एक एक वंश के बारे में चर्चा की और उनसे संबंधित जितने भी तथ्य थे उनकी चर्चा की और टेस्ट भी हो गया साथियों। तो अब टॉपिक को मैं और आगे बढ़ाता हूँ। आज साथियों हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक का बीच में वो करवाता हूँ, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे टॉपिकों की तरफ। तो आज एक छोटा सा शॉर्ट टॉपिक जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ वो ये है साथियों, विदेशी आक्रमण। देखिए, आप लोगों ने पहले भी विदेशी आक्रमण पढ़े थे, जैसे आपने वहाँ पर ईरानियों की बात की थी, यूनानियों की बात की थी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के सामने एक और टॉपिक है, विदेशी आक्रमण। अब देखिए यहाँ पर विदेशी आक्रमण कौन से हैं, वहां पर हमने बात की थी उनकी भी, ठीक है। इंडो ग्रीक भी यहाँ पर आता है, लेकिन उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है, थोड़ी सी मिनांडर इत्यादि, यही तो तथ्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो हमने बात कर ली। अब हमारे पास दो बेहतरीन बिंदु है विदेशी आक्रमण के तहत साथियों, तो इसमें मैं सबसे पहले ले लेता हूं। दो है, एक तो यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा शक जाति, ठीक है, और एक तो शक और एक आपके आते हैं कुषाण, ठीक है। तो हमें यहाँ सबसे पहले लेते हैं साथियों शक के बारे में, ठीक है। तो विदेशी आक्रमणों के तहत हम जिस बिंदु की चर्चा कर रहे हैं वो है साथियों शक आक्रमण, ठीक है। शक आक्रमण ले लो, या अपन बात करेंगे शकों के बारे में, ठीक है। तो शक आक्रमण सबसे पहले बात आती है किसकी साथियों, शकों की। तो शक सबसे पहले बात करेंगे शकों के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है। जानकारी के स्रोत, देखिए अपना बिंदु है शक और इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जानकारी का स्रोत, जानकारी के स्रोत यानी शकों की जानकारी के क्या स्रोत है, ठीक है। तो इनमें साथियों एक तो आप लोगों का आता है रुद्रदामन का गिरनार जो अभिलेख है, गिरनार आप इसे जूनागढ़ कह सकते हो, गिरनार जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात वाला, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है, ठीक है, जानकारी का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी के साथ यानी जानकारी में महाभारत भी आता है, महाभारत से भी शकों की जानकारी मिलती है। एक आता है आपकी साथियों गार्गी जो संहिता है, गार्गी संहिता से भी आपको किसकी जानकारी मिलती है, शकों की जानकारी मिलती है, ठीक है। मथुरा में जो राजबुल का अभिलेख है उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना साथियों, राजबुल का मथुरा सिंह अभिलेख है, ठीक है, और एक मथुरा दानपात्र लेख है, दोनों याद कर लेना। मथुरा थोड़ा ध्यान रख लेना, राजबुल का मथुरा सिंह अभिलेख, मथुरा सिंह अभिलेख, और मथुरा का दानपात्र अभिलेख, मथुरा का दानपात्र अभिलेख, ये लीजिए, ठीक है, मथुरा का दानपात्र अभिलेख। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो हमें शक जाति जो हम पढ़ रहे हैं विदेशी आक्रमणकारी है, ये भारत में आकर आक्रमण करते हैं, उनकी ये आक्रमण करते हैं, कहाँ कहाँ कैसे करते हैं, कौन कौन शासक होता है, उनकी जानकारी का ये जो स्रोत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में आजकल के वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रकार के प्रश्न है पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, यानी कि ये जानकारी के स्रोत है। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, जानकारी के स्रोत की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना साथियों, यानी कि नहपान का नासिक अभिलेख और आता है, एक शासक होता है जिसका नाम है नहपान, नहपान का नासिक अभिलेख, ठीक है, नासिक जो अभिलेख है ये भी जानकारी का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। एक आपने बाणभट्ट को सुना होगा साथियों, ठीक है, हाँ, बाणभट्ट को हर्षचरित व कादम्बरी के रचनाकार है, तो हर्षचरित जो रचना होती है उसमें इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है, हर्षचरित्र, ठीक है, हर्षचरित्र, ठीक है, इतना जानकारी का स्रोत है। एक एक बार आप लिख लेना, ज्यादा इसके अंदर आपको ना फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर बिंदु लेते हैं, शकों के जानकारी के स्रोत मैंने आप लोगों को बता दी है, इतिहास जानकारी के स्रोत, ठीक है।
नहपान का हमने कई बार पहले भी जिक्र किया था, अगर आपको याद है तो। नहपान क्षारात वंश का शासक होता है साथियों, क्षारात, ठीक है, चर्चा की थी। इसके साले को हरा और इन दोनों की हत्या भी कर देता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, चर्चा हमने की थी। तो देखिए शक की बात करते हैं साथियों, शकों के मूल स्थान की। अगला बिंदु आता है इनके मूल स्थान। पूछा जाएगा कि शकों का मूल स्थान कौन सा है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये। सिरदरिया शब्द मिलेगा आपको, सिरदरिया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना साथियों, सिरदरिया, ये यानी कि सिरदरिया, ठीक है, ये शकों का क्या माना जाता है, मूल स्थान, ठीक है। यहाँ से लगभग बात होती है साथियों 165 बीसी की, मतलब ईस्वी पूर्व की बात होती है, 165 ईस्वी पूर्व की। यहाँ पर एक जाति होती है जिसका नाम होता है यूची जाति, यूची जाति, यूची जाति द्वारा खदेड़ दिया गया। कुछ नहीं समझे अभी तक, लेकिन समझोगे। बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिरदरिया इनका मूल स्थान था, किसका साथियों, शकों का। तो शक यहाँ पर सिरदरिया में रहते थे, और हुआ क्या, हुआ यूं कि यहाँ से इनको क्या कर दिया गया, किसने खदेड़ दिया गया, 165 बीसी के आसपास यूची जाति के द्वारा यहाँ से इनको खदेड़ दिया गया। तो ये यहाँ से सिरदरिया से कहाँ पहुंच गए, ये विक्टोरिया आ गए, ठीक है। और यहाँ से फिर विक्टोरिया से फिर और आगे बढ़ गए साथियों, विक्टोरिया। तो यहाँ से ये और आगे, अब देखो यहाँ पर भी कहते हैं कि यूचियों ने इनको यहाँ से भी क्या कर दिया, खदेड़ दिया, यहाँ से भी खदेड़ दिया। तो ये फिर यहाँ से चले गए साथियों ईरान, कहाँ पर आ गए, ईरान आ गए। और फिर ईरान से आगे कहाँ पर आए, अफगानिस्तान, कहाँ पर आ गए, अफगानिस्तान, ये लो सा अफगानिस्तान, ठीक है। और आप अच्छी तरह से जानते हो आरंभिक पार्ट तो था ही भारत का, यहाँ तक तो था, तो ये यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। तो मूल स्थान अगर आपसे कोई पूछे तो ये आएगा आपका सिरदरिया, जो कि 162 बीसी में यहाँ यूची जाति के द्वारा इन पर आक्रमण किया जाता है। उसके बाद बैक्टीरिया पर आते हैं ये, फिर यहाँ से ईरान आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ वापस ये बैक्टीरिया में फिर खदेड़ देते हैं यूची जाति वाले लोग, फिर ईरान, ईरान से कहाँ पर, अफगानिस्तान, ठीक है, भारत। फिर कहते हैं कि इनकी कुल जो शाखा है 5 शाखाओं में ये क्या हो जाते हैं साथियों, विभाजित हो जाते हैं, 5 शाखाएं हैं। लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें ये बात पढ़नी है भारत में शक, ठीक है। हमें भारत में शक को पढ़ेंगे तो साथियों ध्यान रखना, भारत में शक है ना, है ना, इनको क्या कहा, देखो एक तो यहाँ पर ध्यान रखना, दो चीज बता देता हूँ। भारत में शक, भारत में शकों को ये शक क्या कहलाए, क्षत्रप कहलाए, क्या कहलाए, क्षत्रप कहलाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लाइन लिख लेना, लंबी लिखो तो, या ऐसे शॉर्ट में लिखो तो और भी अच्छी बात है। भारत में शक क्या कहलाए, क्षत्रप कहलाए, समझ में आ गई बात, क्षत्रप कहलाए, ठीक है, शकों को क्षत्रप कहते थे। दूसरी बात, भारतीय जो ग्रंथ थे साथियों, है ना, भारतीय ग्रंथों में या भारतीय स्रोतों के अनुसार, कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है, भारतीय स्रोतों के अनुसार शकों को क्या कहा जाता था, ध्यान रखना, भारतीय स्रोतों के अनुसार इन्हें सीथियन कहा जाता था, सीथियन, ये शब्द आएगा आपको, शक या सीथियन, ठीक है, शक या सीथियन। आगे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हो तो वहां पर कर्नल टॉड शक करता है, यानी शकों से उत्पत्ति बताता है, चर्चा करेंगे। पीपीसीसी की चर्चा वो भी उधर होती है, काफी चर्चा हम करते हैं ना, चौहानों की उत्पत्ति की, कुरग, है ना, मध्य एशिया, ठीक है, कुषाण, कनिघम, काफी चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भारतीय स्रोतों के अनुसार सीथियन, तो मेरे कहने का तात्पर्य भारतीय स्रोतों के अनुसार शक क्या कहलाते थे, शक सीथियन कहलाते थे, शक क्या कहलाते थे साथियों, सीथियन कहलाते थे। एक बात तो ये हो गई, तथ्य जबरदस्त। दूसरा क्या हुआ कि मूल स्थान इनका सिरदरिया हो गया। भारत में शक क्या कहलाए, क्षत्रप कहलाए। अब इन क्षत्रपों को भी, ये भी 2 भागों में बंट गए थे साथियों, कितने भागों में बंट गए थे, 2 भागों में बंट गए थे, ठीक है। तो एक तो इसमें साथियों आपका था पश्चिमी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, पश्चिमी क्षत्रप, है ना, ये तो समझ में आ गया, बहुत सरल है। लेकिन ये ध्यान रखना, अब ये पूर्वी क्षत्रप नहीं है, है ना भैया, इसको तो थोड़ा सा ध्यान रखना,
सॉरी, अगर अपन बात करेंगे पश्चिमी क्षत्रप की, ठीक है, तो उस तथ्य के अकॉर्डिंग इसे उत्तरी क्षत्रप माना गया, ठीक है। सबसे पहले उत्तरी क्षत्रप होगा और उसके बाद अगर आप लोगों की बात करोगे तो पश्चिमी क्षत्रप होगा। थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ इसको, एक मिनट एक साथ ही। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे उत्तरी क्षत्रप, उत्तरी क्षत्रप, ठीक है, ये उत्तरी क्षत्रप है, ठीक है। यहाँ अगर अपन बात करेंगे यानी कि ऊपर से लेकर तक्षशिला से लेकर के, है ना, और इधर सॉरी, अगर अपन बात करेंगे तक्षशिला से लेकर के मथुरा तक की जो भाग है, 2 जगह इनकी शाखा आती थी। और अगर अपन बात करेंगे पश्चिमी क्षत्रप की, तो ये आप लोगों का ये भी है पश्चिमी क्षत्रप, ठीक है। ये 2 भागों में बांट दिया मैंने, कहने का मेरा तात्पर्य, दोबारा सुन लो कोई बात नहीं है। क्षत्रप कहलाए कौन? शक। भारत में शक क्या कहलाए? क्षत्रप कहलाए। और अब ये जो क्षत्रप है कितने भागों में बट गए? एक तो उत्तरी क्षत्रप हो गया, एक आपका क्या हो गया साथियों? पश्चिमी, दक्षिणी नहीं हुआ, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये मतलब गड़बड़ होगा। तो उत्तरी क्षत्रप और ये आपका कौन सा हो गया? पश्चिमी क्षत्रप हो गया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे उत्तरी क्षत्रप में कौन सा क्षेत्र आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अभी मैंने बताया है तक्षशिला व मथुरा वाला क्षेत्र है, उत्तरी क्षत्रप में आता है। और जब अपन बात करेंगे साथियों किसकी? पश्चिमी क्षत्रप की, तो वहां पर आप ले लोगे अपना नासिक व उज्जैन। तो गौर करना, ये लेकिन उत्तरी क्षत्रप में थोड़ा सा लिख लो आप लोग, तक्षशिला, ये वाला पार्ट आता था तक्षशिला, और एक इसमें आता था मथुरा, इन्हें कहा जाता था उत्तरी क्षत्रप, ठीक है। यहाँ कर जो शक थे, लेकिन इनको को ज्यादा यहाँ पर सफलता नहीं मिली। यहाँ पर ये थोड़े से समय के लिए आए थे, लेकिन यहाँ के कहते हैं स्थानीय शासकों के द्वारा उनको यहाँ से भगा दिया गया, ऐसी भी बात मिलती है। पश्चिमी क्षत्रप की बात करेंगे तो मैंने अभी बताया, यहाँ इनमें किस क्षेत्र को? नासिक को, और साथियों अभी हमने चर्चा की है ना, उज्जैन का जो क्षेत्र है इसी में आता है, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। नासिक की चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है। तो कुछ तथ्य इसके साथ हम लोग क्या कर देते हैं और जोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने कहा है पश्चिमी क्षत्रप में कौन कौन आया है? एक तो आपका आ गया क्या? नासिक, और एक आपका क्या आ गया? उज्जैन, ठीक है। तो ये दोनों क्षेत्र है, नासिक महाराष्ट्र में, उज्जैन मध्य प्रदेश में, आप जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। तक्षशिला, ठीक है, आरंभ में, है ना, वर्तमान में पाकिस्तान में, आप सब लोग जानते होंगे। मथुरा, ठीक है, यूपी का जो भाग है, हेमा मालिनी यहाँ से क्या है? सांसद है, ठीक है। तो नासिक और उज्जैन की ये पार्ट है, इसमें आता था पश्चिमी क्षत्रप में। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट है पश्चिमी क्षत्रप। भारत में पश्चिमी क्षत्रप ज्यादा प्रभावशाली रहा था, तो लेते हैं पश्चिमी क्षत्रप को। तो मैं एक बार इस सारी चीज को रिवाइज करता हूँ। विदेशी आक्रमण, शक आक्रमण, शक यानी मैंने ये बात बताई कि मूल स्थान कहाँ है? शक सिरदरिया का इनका मूल स्थान है। कुछ स्रोत हमने पढ़े थे, सिरदरिया से ये 165 BC में इन्हें यूची जाति द्वारा यहाँ से खदेड़ दिया गया, फिर ये बैक्टीरिया आ गया, फिर यहाँ से ईरान से अफगानिस्तान। भारत में शक क्या कहलाए? क्षत्रप कहलाए। उधर भारतीय स्रोतों के अनुसार शकों को क्या कहा जाता था? सितियन कहा जाता था। और यहाँ ये मतलब 2 भागों में बंट गए, उत्तरी क्षत्रप तक्षशिला मथुरा, पश्चिमी क्षत्रप नासिक व उज्जैन, ठीक है। तो अब हमारा जो बिंदु रहा साथियों वो क्या रहा? वो रहा पश्चिमी। मैंने कहा उत्तरी क्षत्रप तो कोई विशेष स्थान अर्जित नहीं कर पाया। तो अब बात है अपनी कौन सी साथियों? पश्चिमी क्षत्रप की। पश्चिमी क्षत्रप यानी क्षत्रप का मतलब शकों को वहां क्या कहा गया? क्षत्रप। तो पश्चिमी क्षत्रप की 2 राजवंश थे साथियों। यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि पश्चिमी क्षत्रप के अंदर 2 राजवंशों ने शासन किया। राजवंश, और राजवंश कितने थे साथियों? 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, बस यही बात है। रट्टा ना, रट्टा मारना भी है ना, उसका भी तरीका होना चाहिए। तो देखिए राजवंश 2। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, यानी कि पश्चिमी क्षत्रप में 2 राजवंश थे। एक तो था साथियों क्षहारत राजवंश, क्षहरात या क्षहारत राजवंश, ठीक है। तो एक तो ये आपका राजवंश हो गया, ये लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला बिंदु ये हो गया आपका। उसके बाद दूसरा आप कारदमक, ठीक है, आपने ये नाम भी पढ़ा है, मैंने आपको इन दोनों को पहले बता दिया है। ये तो अपनी विशेषता रहती है कि कोई चीज को जहाँ पढ़ना है वहां से अलग भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्षहरात राजवंश और कारदमक राजवंश 2 भागों में बंट गया, ठीक है।
अगर अपन बात करें इस राजवंश की तो इसका जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र था। क्या क्षेत्र था साथियों? महाराष्ट्र जो क्षेत्र था इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। और कार्दमक राजवंश की बात करेंगे तो सौराष्ट्र गुजरात वाला भाग आ जाएगा और मालवा वाला क्षेत्र भी साथियों आप लोगों का इसी में शामिल किया जाएगा। दोबारा देख लीजिए, सारथ राजवंश महाराष्ट्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र। कार्दमक जो राजवंश है इनका जो भाग था वो था साथियों सौराष्ट्र, मालवा सौराष्ट्र दोनों आ जाएंगे। मालवा वाला भाग और सौराष्ट्र वाला भाग, सौराष्ट्र गुजरात आप जानते हो, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो ये लीजिए, ये जो भाग था ये इनका आ गया। अब अगली बात क्या है साथियों, देखो दोनों को एक साथ याद करो, आनंद आ जाएगा। क्षयरात राजवंश के बारे में स्थान बता दिया महाराष्ट्र, इसका संस्थापक पूछा जाएगा, संस्थापक पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो संस्थापक भूमक, इसके संस्थापक का नाम मिलता है साथियों भूमक। क्या मिलता है? भूमक। और कार्दमक राजवंश के बारे में जब भी चर्चा करोगे तो ये शक्तिशाली था। इन दोनों राजवंशों में ये क्या था साथियों, कार्दमक राजवंश है ना, ये एक तरीके से प्रभावशाली था, शक्तिशाली था, है ना। ये राजवंश पूरा का पूरा क्या था, प्रभावशाली। और इनके शासकों के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले इसके संस्थापक की चर्चा हमें करनी पड़ती है। संस्थापक, तो साथियों इसका संस्थापक हो जाएगा आपका चष्टन। क्या नाम है? चष्टन। और मैंने ये दोनों नाम आपको पहले बता चुका हूं मैं, चष्टन साथियों, ठीक है। और इधर क्या है, संस्थापक भूमक। लेकिन इनमें सबसे शक्तिशाली शासक पूछा जाएगा, शक्तिशाली या प्रभावशाली, तो साथियों आपका आएगा शक्तिशाली शासक जिसका नाम होगा नहपान। क्या होगा? नहपान। यही याद हो जाएगा बस, क्लास में टाइम तो देना पड़ेगा, जितनी क्लास है उतनी। तो देखिए शक्तिशाली शासक नहपान, ठीक है। नहपान शक्तिशाली था। और आपको मैंने बताया था कि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैंने बताया था, क्षयरात नहपान वंश इनको हरा करके वेणकंटक की उपाधि धारण कर लेता है एक शासक जिसका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगर आपने थोड़ा सा भी याद किया, अगर याद आता तो नीचे कमेंट में लिखना कि याद आ रहा है, ठीक है। तो ये नहपान, तो नहपान में आपको एक बात लिखनी है, क्या लिखनी है कि नहपान ने, है ना, ये वाला भाग जीत लिया था। अगर अपन चर्चा करें मालवा का भाग भी इसने जीता था, ठीक है। और कोंकण का भाग भी कहते हैं कि इसने जीत लिया था। और एक चर्चा आती है पुष्कर, है ना, राजपूताने का जो भाग था पुष्कर, अजमेर, तो ये क्षेत्र भी इसने क्या कर लिया था, जीत लिया था। पहले तो इसने विजय की थी, लेकिन वहां पर मैंने इसके ठीक विपरीत लिखाया है कि इस नहपान की क्या कर दी गई साथियों, हत्या। और ये हत्या करने वाला कौन था, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अगर आप लोगों को याद है तो, ठीक है। यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसको हरा करके इन क्षेत्रों पर इसने वापस क्या कर लिया था साथियों, कब्जा कर लिया था, अगर आप लोगों को याद है तो, ठीक है। इसी में मालवा, कोंकण, गुजरात वाला, थोड़ा सा ये भाग लिख लेना, कोंकण हो गया ना, तो यहाँ पर आप गुजरात लिख सकते हो, गुजरात, गुजरात काठियावाड़ वाला क्षेत्र, ठीक है, गुजरात और काठियावाड़ है ना, जो भाग है काठियावाड़, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ये इसने जीत लिया था वापिस, ठीक है, किससे, नहपान से, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हत्या इसकी किसने की थी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो कि क्या था, सातवाहन राजवंश का क्या था साथियों, शासक था। वहां का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था सातवाहन का, जो हम पीछे पढ़ रहे हैं। देखो चीजें जुड़ी हुई है सारी। तो दोबारा फटाफट मैं इस वंश को रिवाइज करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, फिर इसको शुरू करता हूँ, ठीक है। तो पश्चिमी क्षत्रप राजवंश, तो क्षयरात राजवंश, कार्दमक, क्षयरात राजवंश का महाराष्ट्र स्थान है। और संस्थापक कौन है, भूमक। इस वंश का मतलब इस वंश का शक्तिशाली कौन है, नहपान, ठीक है, जो कि क्या करता है, मालवा, कोंकण, पुष्कर, है ना, और साथ साथ में ये क्या करता है, गुजरात वाला, है ना, ये जो भाग है काठियावाड़, इन पर विजय प्राप्त करता है। और नहपान की हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है, गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा कर दी जाती है। तो नहपान, बस इतना सा ये प्रसिद्ध शासक था और सर्वाधिक शक्तिशाली नहपान था। ओके, क्षयरात राजवंश पूरा हुआ। तो इस राजवंश को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डिलिस्ट कर सकते हो। अब नए राजवंश को लीजिए। नए राजवंश का नाम क्या है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है साथियों संस्थापक जिसका चष्टन है। अब ये चष्टन तो इंपॉर्टेंट है ही है चष्टन, ठीक है। महाक्षत्रप की उपाधि चष्टन भी धारण करता है साथियों। चष्टन के द्वारा महाक्षत्रप की, प्रश्न आ जाए महाक्षत्रप की उपाधि किसने धारण की, तो महाक्षत्रप की उपाधि चष्टन ने भी की थी, और इसका पौत्र था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस चष्टन का था पौत्र, पौत्र का मतलब समझ गया पोता, ठीक है। और उस पोते का नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन बहुत महत्वपूर्ण बात आई है। रुद्रदामन, रुद्रदामन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। ये वही रुद्रदामन है, आपको याद होगा मैंने बताया था नासिक अभिलेख या प्रयाग अभिलेख के अनुसार इसे क्या कहा जाता है, इसने किसको हरा दिया था, गौतमी पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को हराया था। 2 बार हराया था इसने, रुद्रदामन ने। चष्टन ने एक बार कहते हैं उसका सामना हुआ था, कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया था, तो वो भी हमने चर्चा की थी। तो पौत्र का नाम क्या साथियों, रुद्रदामन। तो कार्दमिक वंश का शासक, देखो संस्थापक कौन है, चष्टन है, और कार्दमिक वंश का प्रमुख शासक, शक्तिशाली शासक है, वो कौन है साथियों, रुद्रदामन है। तो लेते हैं रुद्रदामन के बारे में कुछ चीजें, उनको हम अलग से नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, पश्चिमी क्षत्रप यानी कि उत्तरी, और एक तरफ आपका क्या हो गया साथियों, उत्तरी एक तरफ पश्चिमी, ठीक है। और अब हमने पश्चिमी उत्तरी वाली तो हमने बात कर ली थी, कोई ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा। पश्चिमी क्षत्रप में हमने 2 राजवंश पढ़े, क्षारात राजवंश को पढ़ लिया। अब कार्दमिक राजवंश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और अब इसके अंदर का जो शासक था, है ना, उस शासक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। महत्वपूर्ण शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन। क्या नाम था, रुद्रदामन, ठीक है। और रुद्रदामन की चर्चा करेंगे। तो अभी मैंने बताया इस चष्टन का क्या था साथियों, पौत्र था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके शासनकाल की अगर आप थोड़ी सी चर्चा करोगे तो इसका शासनकाल माना जाता है 130 से लेकर के 150 ईस्वी, ध्यान रखना भी ईस्वी है। एडी, एडी का मतलब आप समझ चुके हो, बताने की आवश्यकता नहीं है ना, एनो डोमिनी, तो ये आप लोगों का अच्छी तरह से पता है। रुद्रदामन 130 से लेकर 150 ईस्वी मतलब आप गिनती से ही चल रही है तो आप समझ चुके होंगे। तो ये 130 से लेकर 150 में कहते हैं इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अभी बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण, इसकी जानकारी का जो स्रोत है, इसका स्वयं का जो अभिलेख है साथियों, मतलब सबसे ज्यादा जानकारी का स्रोत इस पूरे वंश का भी मिलता है, तो वो एक है ना इसका अभिलेख है साथियों। और उस अभिलेख का नाम तुम सब लोग जानते हो, बताने की क्या आवश्यकता है, जूनागढ़। गिरनार या जूनागढ़ एक ही बात है, पास में ये जूनागढ़ के ठीक गुजरात वाला जो क्षेत्र है आप जानते हो, गिरनार जूनागढ़, इसी को ही कहते हैं, पब्लिक लिख सकते हो, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। और इस अभिलेख से कितनी जानकारियां मिलती है, सारी इससे ही ज्यादातर मिलती है, ठीक है। क्या क्या मिलता है मैं इसी को है ना एक तरीके से माध्यम बना करके कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने आप लोगों को बताया, इसने कहते हैं सातकर्णी जो है ना शासक था, सातकर्णी शासक जिसका नाम क्या था, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को 2 बार हराया। किससे भैया, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को कितनी बार हरा दिया इसने, 2 बार हरा दिया। और ये पुलवामी कौन था साथियों, सातकर्णी वंश का शासक था। अगर आपने पिछली कक्षा ली है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सातकर्णी वंश का शासक था ये, ठीक है, सातकर्णी वंश का शासक। पूछा जा सकता है कि किसने किसको हराया, तो आप लोग आराम से लिख सकते हो इस अभिलेख से। और इस अभिलेख से सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो ये सभी धर्मों का यानी सभी लोगों का रक्षक कहा जाता था साथियों, ये बात ध्यान रखना। प्रश्न आ जाए ऐसा कोई है ना, आप लोगों से पूछ ले तो बता देना, इसे कहा जाता था सभी लोगों का क्या कहा जाता था साथियों, रक्षक कहा जाता था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अब बताने वाला हूं वो क्या है, इसी जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार साथियों, इसी अभिलेख के अनुसार इसने एक झील का पुनर्निर्माण करवाया। अगर आप लोगों को पता है तो उस झील का नाम अगर आप लोग बता सकते हो तो बहुत सरल है, मैं आपको बता सकता हूं इतना कि उस झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य। जब आपने पढ़ा था तो उसका एक सेनापति था जिसका नाम था साथियों क्या,
उसके सेनापति का नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, और उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र के अंदर उस झील का निर्माण करवाया। अगर आपको सुदर्शन झील का नाम याद आ रहा है तो आपका नाम सही होगा, अन्यथा आप लोगों का मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ कैसे हो जाएगा मेरे होते हुए, तो ये लीजिए साथियों सुदर्शन, ठीक है, तो ये बात याद कर लेना, सुदर्शन झील है तो इसने क्या करवाया, निर्माण थोड़ी करवाया, पुनर्निर्माण हो जाएगा। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब इसने पुनर्निर्माण करवाया तो यहाँ पर बहुत भयंकर तंगी थी, फिर भी इसने करवाया था, ठीक है। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, और यहाँ पर बांध भी बनाया, बांध बनाया, ठीक है, बांध बनाया, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कहते हैं कि सुदर्शन झील का इसने पुनर्निर्माण करवाया। आप इसके लिए एक शब्द और देखोगे, पुनरुद्धार, ठीक है, ऐसा शब्द मिलेगा आप लोगों को, पुनरुद्धार, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखना, पुनरुद्धार शब्द मिल जाएगा तो भी मामला यही है। और पुनरुद्धार करवाया, जनता से कर नहीं लिया, जनता से कर नहीं लिया, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं लिया मतलब सारा खर्चा खुद ने ही वहन किया, तो जनता से इसने कोई कर नहीं लिया, क्योंकि वहां पर भी अकाल पड़ा हुआ था, इस प्रकार की स्थिति थी। इसके मंत्रियों ने इसे स्पष्ट मना कर दिया था कि नहीं, निर्माण नहीं करवाना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा व्यय खर्चा पैसा खर्च होगा। लेकिन फिर भी तो इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। और इसका जो मंत्री था, मंत्री किससे करवाया, सुविशाख नामक एक मंत्री का उल्लेख मिलेगा, सुविशाख इसका क्या था, मंत्री, इससे इसने झील का क्या करवा दिया, पुनरुद्धार करवा दिया, पुनर्निर्माण करवा दिया। बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को मिली, किसके बारे में साथियों, रुद्रदामन के बारे में, ठीक है। अब कुछ देख लेना रुद्रदामन के बारे में, मैं आपको और है ना बता देता हूँ। इसके है ना इसने विजय की थी काफी, साम्राज्य विस्तार इसका काफी अच्छा था, साम्राज्य विस्तार मतलब इसका साम्राज्य कितना का बड़ा था। तो कुछ क्षेत्रों के नाम मिलते हैं, ठीक है, जिनमें एक तो अवंती क्षेत्र आ जाता है साथियों, अवंती, मरु क्षेत्र आता है, मरु, मरु यहाँ पर मारवाड़ यानी जोधपुर के आसपास के भाग का सूचक है। अनूप एक क्षेत्र आता है जो कि नर्मदा घाटी के क्षेत्र को अनूप कहा जाता था, नर्मदा घाटी के क्षेत्र को, ठीक है। और एक शब्द आता है साथियों अनार्त, अनार्त शब्द का उल्लेख मिलता है जो कि कोंकण क्षेत्र है, कोंकण, कोंकण क्षेत्र, ये लीजिए कोंकण क्षेत्र। और उसके बाद अगर आप चर्चा करोगे तो कुछ क्षेत्र और आता है, एक आता है सिंध सोवीर, सिंध सोवीर क्षेत्र आता है साथियों। कौन सा क्षेत्र आता है, सिंध सोवीर क्षेत्र। ये सिंध सोवीर क्षेत्र है ना, सिंधु नदी का जो भाग है तो वो आ जाता है, आपको पता होगा सिंधु नदी का जो प्रवाह क्षेत्र वाला भाग, तो सिंध सोवीर उसके तहत आ जाता है, ठीक है। निषाद नामक क्षेत्र है वो भी इसमें शामिल किया जाता है, निषाद। तो निषाद की चर्चा करोगे तो ये भाग कहाँ है साथियों, हिसार वाला है, हरियाणा का। बटनेर वर्तमान में हनुमानगढ़ वाले कुछ भाग को कहते हैं कि इनको थोड़ा मिला करके कुछ ऊपरी क्षेत्र था उसको करके ये हिसार, निषाद शब्द का उल्लेख मिलता है। और एक और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यानी पंजाब का जो भाग था योधे, पंजाब का जो भाग था ना, पंजाब का योधे क्षेत्र था। राजस्थान में भी है ना गंगानगर हनुमानगढ़ के लिए नाम लिया जाता है, तो ये जाएगा पंजाब का योधे क्षेत्र। तो ये क्षेत्र इसने क्या कर लिए थे, जीत लिए थे। ध्यान रखना रुद्रदामन कहते हैं कि विदेशी था लेकिन एक प्रजावत्सल शासक था, इसने यहाँ की संस्कृति में ठेस नहीं पहुंचाया, बहुत अच्छा कार्य किया। और कहते हैं कि यहाँ अच्छा रहन सहन, यहाँ के अनुरूप ही यहाँ की संस्कृति को भी इसने क्या किया, बढ़ावा दिया। ऐसी बात का उल्लेख मिलता है इसके अभिलेखों से, लेखों से, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने ये बताई, रुद्रदामन का जो अभिलेख है साथियों गिरनार। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं दो और बता देता हूँ जो याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बता रहा हूँ, ये जो अभिलेख है ना साथियों, ये अभिलेख रुद्रदामन का है तो सही, लेकिन है कब का, तो इसके अंतिम जो ये मृत्यु की है ना वो तारीख याद कर लेना, 150 ईस्वी का ये अभिलेख है। और शक संवत आपसे कोई पूछ लेना, शक संवत, तो आप लोग बता देना 72 शक संवत है, ठीक है। शक संवत 72 में इस अभिलेख को क्या किया गया, लिखा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक है, अभिलेख है ना। 150 शक संवत 72 की बात है जो मैंने आप लोगों को
बता दी है। ठीक है, हाँ। अब मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ साथ साथ में और बता देता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट और भी है। रुद्र दामन के बारे में सारी चर्चा हमने कर ली जितनी भी इसके बारे में हो सकती है, लेकिन कुछ जानकारी जो शेष रहेगी वो ये थी कि रुद्र दामन के उत्तराधिकारी कौन थे। क्या इसके बाद इसका साम्राज्य पूरी तरह से चला गया? बिल्कुल साथियों, इसके बाद क्या हुआ आपको इतना सा लिखना है, ये लीजिए रुद्र दामन। हम किसको पढ़ रहे हैं? रुद्र दामन को। इसके बाद जो शासक आता है, देखिए इसके बाद अपन शासक की बात करें तो एक आता है दायमवाद। इस प्रकार के एक शब्द का उल्लेख मिलेगा आपका, दाय समद दायवाद ऐसा नाम मिलेगा, तो आप लोग लिखोगे दाय समद। ठीक है, दाय समद आ गया। इसके बाद एक शासक बनता है जिसका नाम है रुद्र सिंह, और रुद्र सिंह, ठीक है, ये रुद्र सिंह बहुत महत्वपूर्ण है और ये है फर्स्ट। और अब मैं अंतिम बता देता हूं, रुद्र सिंह, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा नीचे लिखता हूं, रुद्र सिंह, और ये रुद्र सिंह है थर्ड, यानी तीसरा रुद्र सिंह है। ये साथियों यहाँ का अंतिम शासक है, अंतिम शासक है, और इसको हरा देता है 388 ईस्वी में यहाँ चंद्रगुप्त। ध्यान रखना साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है, चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त राजवंश आ गया भाई यहाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, गौर करना, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शक साम्राज्य की क्या कर दी गई है? समाप्ति कर दी गई है। ध्यान रखना, रुद्र सिंह द्वितीय अंतिम शासक था 388 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य चर्चा करेंगे अपन लोग, वो सीएम था कौन सा, ये आपको याद है क्या? सीएम इन चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य राजवंश का था, ये गुप्त राजवंश का चर्चा करेंगे। तो शक साम्राज्य की समाप्ति किसके हाथों हो गई? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। अंतिम शासक था रुद्र सिंह थर्ड, है ना, थर्ड यानी तीसरा, उसको भी क्या कर दिया? पराजित कर दिया गया। तो आप लोगों के समझ में आ चुका है। यह था साथियों आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, राजवंश, जो मैंने शॉर्ट में संक्षेप में आप लोगों को बताया। और मैंने आपको एक बात बताई थी, रुद्र दामन को सभी जातियों का रक्षक भी कहा जाता था। थोड़ा लिखो तो लिख लेना, सभी जातियों का रक्षक, जातियों का रक्षक कहा जाता था। तो छोटी सी क्लास में बहुत ज्यादा बात, मैं इस चीज को रिवाइज जरूर करूंगा क्योंकि आपके आदि समझ में आई है। रुद्र दामन 130 से 150 एडी पूरा काल, अभिलेख गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी, शक संवत 72 का ये अभिलेख, वशिष्ठ। अरे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, देखो रिवाइज में फायदा होता है। गिरनार जो अभिलेख है ना साथियों, लिखना आप लोग कहाँ पर लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखा रहा हूँ, ये आप लोगों ने लिख तो लिया है। हाँ, यहाँ पर मैं लिखा रहा हूँ, ये जो गिरनार जो अभिलेख है ना साथियों, संस्कृत का प्रथम अभिलेख है, संस्कृत का प्रथम अभिलेख, बहुत महत्वपूर्ण है ये, संस्कृत का प्रथम अभिलेख गिरनार अभिलेख को ही माना जाता है, जूनागढ़ अभिलेख को ही माना जाता है, रुद्र दामन का, है ना। और यहाँ की राज्य सरय, है ना, राज्य सरय की भाषा भी क्या थी साथियों? राजकीय भाषा भी संस्कृति थी, राजकीय भाषा भी क्या थी? संस्कृत थी। तो ये बात कुछ तथ्य इंपॉर्टेंट थे, तो वो भी आप लोग इसके साथ साथ याद कर लेना। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लास्ट में, लिपि तो ब्राह्मी अपने आप हो जाएगी। तो अभिलेख गिरनार, जूनागढ़ अभिलेख मैंने बताया, इससे काफी जानकारी मिलती है। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को 2 बार हराया, सातकर्णी वंश का शासक था। ये साम्राज्य विस्तार अवंती, मरु, अनूप, नर्मदा घाटी, अनार्त, कोंकण क्षेत्र, है ना, सिंध सोबीर से सिंधु नदी वाला क्षेत्र, निषाद, हिसार और कुछ भटनेर यानी हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र, और पंजाब का योधे क्षेत्र भी इसके साम्राज्य के अधीन आ गया था। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया कि सुदर्शन झील का इसने क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया, बांध बनाया। हालात यहाँ पर बहुत दयनीय थी, लेकिन फिर भी इसने जनता से कोई कर नहीं लिया, एक तरीके से अच्छा शासक हो गया, जनता से कर इसने नहीं लिया। और राजकीय भाषा संस्कृत, और मैंने ये बताया रुद्र सिंह सेकंड अंतिम शासक। और इधर अभी हमने दायसमंत की बात की, रुद्र दामन, दायसमंत, रुद्र सेन फर्स्ट, उसके बाद ये थर्ड, बीच में एक शासक और होते हैं तो आपको पता ही, लेकिन ज्यादा नहीं याद करना। रुद्र सिंह थर्ड अंतिम शासक था, जिसे 388 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा क्या कर दिया गया साथियों? पराजित कर दिया गया, और शक क्षत्रप की क्या कर दी गई? समाप्ति कर दी गई। ये था आपका छोटा सा राजवंश। आशा करूंगा
आपको समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। मिलेंगे अगले दिन ये अपने गुप्त साम्राज्य की ओर। बहुत अच्छा अब इतिहास आने वाला है और एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आगे आने वाले हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद की सेना।